सिग्नल का हमने यहाँ तक कर लिया था ना। नॉमेनक्लेचर हमने कैटायन, जो भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, एनायनिक आ रहा था, वो हमने कर लिया था। न्यूट्रल के दो तीन एग्जांपल्स बाकी थे, वो हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा। ये सारे एग्जांपल्स जो हमने देखे थे, एक बार दोबारा इसको कर लेते हैं। ये रहा FeCO5। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो पहला क्या है आपके पास, मेटल, और दूसरा लिगेंड है। सबसे पहले हम नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल। और मेटल का जब आप नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है तो उसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल एक और है जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, कोबाल्ट NO2 थ्रायस एंड अमाइन यानी कि NH3 थ्रायस। इसका नाम लिखिए और बताइए क्या नाम होगा इसका। ट्राइएमाइन, ट्राइनाइट्रो एंड कोबाल्ट। बाकी लोग, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या, या नहीं समझ में आया। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं। एक और नाम लिखिए यहाँ पर, ZLY है, इसका नाम होता है ग्लाइसिन। निगेटिवली चार्ज लिगेंड है। तो निगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो क्या इसमें 8 जोड़ेंगे क्या हम लोग। नो सर। ऑब्वियसली निगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो दोस्त उसमें O तो जोड़ेंगे ना, A नहीं जोड़ेंगे, 8 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, सर ओ ग्लाइसिनेट है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइसिनेट। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक लिगेंड है, नहीं ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है तो इसको बोल देंगे डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकेंड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था आप लोगों को ग्लाइसिन का। नहीं बताया था क्या, नो सर। बढ़िया है। ठीक है, एक काम करते हैं, आज क्लास नहीं रखते। ठीक है, एक काम करो आप लोग, होमवर्क वगैरह पूरा कर लो आप लोग। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। ग्रेट। सॉरी थोड़ी देर से शुरुआत करने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा था और सर अलाउ नहीं कर रहा था कि मैं क्लास कंटिन्यू करूं। फिलहाल तो ठीक है। गिरा। एनालाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस मैंने ले रखा है। तो अगर आप लोगों से मैं ये कहूं कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, कोबाल्ट NH3 5 Br SO4, Br SO4,
इसकी स्टोरी क्या है कि अगर मैं आप लोगों से ये बताने की कोशिश करूं कि अगर इसको मैं क्या करूं दोस्तों, वाटर एक्वस, तिरछा क्यों हो रहा है यार, हाँ एक्वस, किसमें डिजोल्व करूं, वाटर यानी कि पानी में अगर मैं डिजोल्व करूंगा तो होता ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ये जो कोबाल्ट है ये NH3 5Br, इसके अंदर वाला ना वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। अब हुआ क्या कि SO4 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और उल्टा जो बाहर वाला आयन है, ध्यान से सुनिएगा, ये SO4 सल्फेट जो है ना ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, क्या ये आयोनाइजेबल आयन, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया SO4 2-, इतना क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए, जितने भी बाहर वाले आयंस होते हैं ना वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले जो आयंस होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयोनाइजेबल आयन भी बोल सकते हो। अब हुआ क्या कि इसी की वजह से, क्या इसी की वजह से मान लीजिए कि एक तो ये कंपाउंड हो गया और एक और कंपाउंड में आपको यहीं पर ले लेता हूं, वो आप देखिए ये रहा कोबाल्ट NH3 5, और यहाँ पे क्या हो गया है SO4, और यहाँ पर मैंने कर दिया Br। एक बात बताइए, दोनों कंपाउंड के केस में अगर मैं आपसे कहूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पहले वाले के केस में आयनाइजेबल आयन कौन से, सल्फेट आयन है, और दूसरे वाले के केस में आयनाइजेबल आयन कौन सा है, ब्रोमाइड आयन है, ठीक है, कौन सा आयन है, ब्रोमाइड आयन। अब मैं क्या करूंगा, सेम, क्या यार उल्टा क्यों जा रहा है पेन, हाँ परफेक्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब मैं इसी को पानी में, ये वाले कॉम्प्लेक्स को लिया पानी में डिसॉल्व कर दूंगा, तो आयोनाइजेबल आयन यहाँ पर आप देखोगे Br यानी ब्रोमाइड आयन है, तो ये रहा आपका पानी, और आपने इसमें इसको डिसॉल्व करा तो कोबाल्ट NH3 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO4, और यहाँ पे हो गया है दोस्त आपका 2+, या फिर हो सकता है +1 हो जाए, +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Br-। बताइए, सेम कंपाउंड है, सेम कंपाउंड तो नहीं बोलेंगे इसको, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया, तो क्या अलग अलग आयंस वाटर में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, Yes, sir. Yes, sir. और ध्यान से सुनिएगा, ये जो आयंस में बदल रहे हैं इनको हम लोग आयोनाइजेशन बोल देते हैं, आयंस में ब्रेक होने का मतलब आयोनाइजेशन, तो इसकी वजह से इसको हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? Yes, sir. सर इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना 6 होगा, ठीक है, सर SO4 जैसे 2 नेगेटिव होगा तो वही तो बता रहा हूँ 2 नेगेटिव है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, एक ही लिगेंड वो डोनेट करेगा, समझ गए आप, यस सर। हाँ एक ही डोनेट करेगा, 2 डोनेट नहीं करने वाला। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो है ना दोनों में इनके, अगर आपको कोई पूछता है कि ये इनकी रिलेशन क्या होगा ऐसे लिगेंड के बीच में, ऐसे कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो आप क्या चेक करोगे कि भाई यहाँ पर चेक करते हैं SO4 और यहाँ पर Br है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो जब दोनों पानी में डालूंगा तो अलग अलग आयन मिलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मेरा सेम है, तो अलग अलग आयन्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हम बोल देते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो, आपको सिर्फ चेक करना है बाहर वाले आयंस, ठीक है। अब एग्जांपल 2 से 3 एग्जांपल आपको दूंगा और आप लोग कहोगे ठीक है सर क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रहा आपका अगला एग्जांपल, ये रहा आपका प्लैटिनम NH3 4Cl2, ये रहा आपका Br2। अब बताइए इस Br2 है, इसको आप डिसॉल्व करोगे तो 2Br आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. अब Yes, मैं sir. काम करता हूँ, इसको अंदर लेके आता हूँ, इसको बाहर ला देता हूँ, ठीक है, एंड ये क्या हो गया आपका प्लैटिनम NH3 4
और ये क्या हो गया है आपका Br2, सॉरी क्या हो गया Br2, और Cl2 जो है वो बाहर चला गया। अब बताइए इसको डिसॉल्व करोगे आप तो क्या मिलेगा, 2 Br आयंस, और इसको डिसॉल्व करोगे तो 2 Cl आयंस मिलेंगे। अब अंदर अब देखिए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपको जो आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब कि पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, आयंस में ब्रेक हो रहे हैं, तो आपको अलग अलग आयन मिल रहा है। तो अब ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएंगे एक दूसरे के, आयोनाइजेशन। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है दोस्त कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड गिवन है उसके बाहर वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चेक करना है। कहाँ चेक करना है, ध्यान से देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो इसके बाहर आयन अलग होने चाहिए। इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आयंस आप चेक करोगे तो अलग है, लेकिन जब पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो क्या होगा, सेम होना चाहिए। पूरा पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर एक प्लेटिनम है, एक प्लेटिनम, 4 लिगेंड अमोनिया तो 4 लिगेंड अमोनिया, और यहाँ पे 2 क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड, 2 ब्रोमाइड है तो 2 ब्रोमाइड। इधर आ जाइए, एक प्लैटिनम, 4 अमोनिया, 2 ब्रोमाइड, 2 क्लोराइड। क्या सारे में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, एटम सब इक्वल है कि नहीं? यस सर। बस फर्क क्या है, तो आयोनाइजेशन वैलेंसी की, यानी कि आयोनाइजेशन जो ब्रेक होते हैं आयंस में वो अलग अलग है। तो ऐसे अगर कभी देखो तो आप बोलोगे कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सर सेम है, बस स्ट्रक्चर बदल गया इनका। समझ में आया? यस सर। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल दे दूं, आप लोग बताओगे? यस सर। समझ जाओगे, इसमें बताने की जरूरत क्या है, इतने स्मार्ट तो हो ही। कोबाल्ट, NO2, ठीक है। यही क्या कर दूंगा मैं, एंड करके NO2 को अंदर कर दूंगा, Cl2 को बाहर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोबाल्ट NH3 4, एक Cl, NO2 Cl। बताइए बापा। NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। 2Cl नेगेटिव। अब देखिए दोनों के केस में अलग अलग आयंस निकल रहे हैं, ठीक है। पानी में डिसॉल्व करोगे तो एक में नाइट्रेट आयन निकलेगा, एक में क्लोराइड आयन निकलेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करिए, एक कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 1 नाइट्रेट आयन, एक कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 1 नाइट्रेट आयन, है कि नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम? यस सर। लेकिन आपका यहाँ पर कौन सा आयन मिलेगा, NO2 माइनस, और यहाँ पर कौन सा आयन मिलेगा वाटर में, Cl माइनस। तो इसलिए आप बोलोगे कि सर ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हम आगे बढ़े अपने अगले आइसोमेरिज्म की तरफ? यस सर। यस सर। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। बढ़िया। अब बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। किसकी बात करेंगे हम लोग? आइसोमेरिज्म। अब चलिए, अगर मैं आइसोमेरिज्म, कहीं भी आइसोमेरिज्म की बात करूंगा, हाइड्रेट बोलूं, चाहे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलूं, चाहे लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलूं, कोई भी आइसोमेरिज्म की मैं बात करूंगा, तो उसका एक ही मतलब निकल के आता है दोस्तों। वो मतलब क्या है कि आइसोमेरिज्म, सबसे पहले आइसोमेरिज्म का मतलब कि MF इज सेम। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा बदलने वाला नहीं है, बस उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कि भाई यहाँ पे इसके पहले हम देखेंगे कि सल्फर, यहाँ पे देखिएगा सल्फर इसके बाहर था, और अगले स्ट्रक्चर में सल्फर कहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि ब्रोमीन जो है वो कहाँ था, बाहर था, और इस वाले स्ट्रक्चर में ब्रोमीन अंदर आ जाता है। तो बदल जा रहा है, स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, तो हमने इसको बोल दिया आइसोमेरिज्म, ठीक है। आयोनाइजेशन, अगर स्ट्रक्चर बदल रहा है तो आयोनाइजेशन। और अब बात आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन अगर आप लोगों से कोई बोले कि हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, नहीं बोलते डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया है? कभी सुना है आप लोगों ने कि भाई डिहाइड्रेशन हो गया, आज बहुत धूप में खेला, डिहाइड्रेशन, बहुत सारा पानी निकल गया, मतलब हम लोग थक गए, पसीना जो निकला, हम बोलते डिहाइड्रेशन हो गया है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर। और यहाँ पे हाइड्रेट बोल रहा है, तो हाइड्रेट का मतलब किससे हम कोरिलेट करेंगे,
H2O मॉलिक्यूल से। किससे रिलेट करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल। H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स बोलिए चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स बोलिए, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। सॉल्वेंट जनरली वाटर होता है मेरा, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बस बदल जाएंगे, उसकी वजह से हम क्या बोल देंगे, हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे स्पेशली हम जो कंसीडर करेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में करेंगे। तो चलिए अब आ जाइए, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ और वो आप लोग देखते रहिएगा। पहला एग्जांपल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रहा आपका कोबाल्ट NH3 4, यहाँ पे क्या हो गया है Cl एंड एक और लिगेंड है वाटर। ठीक है, एंड उसके बाहर क्या है Br2। ठीक, हमने एक लिगेंड लिखा और अगली स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, मेरा मन हुआ तो मैंने एक ब्रोमीन को अंदर कर दिया, क्योंकि टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने चाहिए इसमें, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो हम उसको बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, एंड किया। अगले स्ट्रक्चर में मैंने क्या कर दिया, CONH3 4, और फिर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों की, ये रहा Cl और उसके अंदर एक Br ला दिया, और वाटर को मैंने क्या कर दिया है दोस्त, बाहर कर दिया है, और बाहर एक Br था तो उसको हम रहने देते हैं .H2O। बताइए इस पूरे स्ट्रक्चर में फर्क किसका है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स पहले अंदर था, अब कहाँ चला गया, बाहर। बाहर। ठीक है, पहले वाटर मॉलिक्यूल्स, मैं इसको क्या बोल देता हूं दोस्त, ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड है। दोनों में फर्क और सिर्फ फर्क कितना है, वाटर मॉलिक्यूल्स पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था, अब वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अगर ऐसा आपको फिनोमेना कहीं मिले कि वाटर मॉलिक्यूल्स पहले अंदर बाद में बाहर, तो उसको आप बोलोगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलोगे आप लोग, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेटाइसोमेरिज्म। या एक चीज और कि वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर को जनरली हम सॉल्वेंट मान के चलते हैं, बहुत हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो आप बोल दोगे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। चलिए एक दो और एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, क्लियर होता चलेगा, बस आप लोग थोड़ा बहुत फोकस करते रहिएगा, जहां ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल्स में ले लेता हूं। ये हमारा एग्जांपल है, ये रहा क्रोमियम En ट्वाइस, एथिलीन डाइएमाइन ट्वाइस है, और यहाँ पर क्या है Cl, और यहाँ पर ब्रैकेट में H2O, और यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, बाहर Cl2 मॉलिक्यूल्स है, एंड मैंने यहाँ पर सेम थिंग वही रिपीट कर दिया है, कोबाल्ट En एथिलीन डाइएमाइन। ठीक है, ये रहा आपका एक Cl पहले से ही था यहाँ पर, और हमें इसके एक Cl को अंदर लेके आया, तो ये क्या हो गया, Cl2 हो गया, और वाटर को हमने बाहर कर दिया। तो एक वाटर बाहर किया तो एक Cl अंदर हुआ, एक Cl पहले से ही था तो ये Cl2 हो गया, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरा हो गया Cl.H2O। क्या ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा दोस्तों, हाइड्रेटाइसोमेरिज्म। समझ गए आप लोग, सभी लोग समझ गए कि दोबारा बताऊं मैं, सर समझ गए। एक बार रिपीट कर। ठीक है दोस्त, देखो कुछ नहीं है, देखिए पहले वाले एग्जांपल में आ जाइए, कोबाल्ट NH3 4 Cl H2O और बाहर Br2 है। ठीक है, आपने क्या करा कि दोस्त यहाँ जो वाटर है ना उसको बाहर निकाल दो और उसके बजाय एक ब्रोमीन को अंदर भेज दो। ठीक है, तो पहले वाटर क्या था कि अंदर था, यहाँ देखो अगले वाले स्ट्रक्चर में उसके कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर है नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया। तो डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रक्चर में कि वाटर मॉलिक्यूल्स पहले अंदर था, दूसरे में बाहर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से स्ट्रक्चर में फर्क पड़ रहा है, स्ट्रक्चर अलग हो रहा है, इसके लिए हम क्या बोल देंगे, हाइड्रेट आइसोमर। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखोगे क्रोमियम एथिलीन डाइएमाइन, ठीक है, ClH2, ये रहा आपका H2O। ठीक है, हमने क्या करा, एक क्लोरीन अंदर डाल दिया और वाटर को बाहर निकाल दिया। तो अब देखिए पहले एक Cl यहाँ पर था, देख रहे हो आप, यस और सर। एक Cl अंदर आएगा तो Cl को क्या मैं Cl2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो हमने Cl2 लिख दिया, En लिख दिया, और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, बाहर हो गया, और एक Cl 2 था तो एक Cl बाहर बच ही जाएगा। तो आपको क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ कि कॉम्प्लेक्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले कितना है और बाद में बदला है कि नहीं बदला है। समझ गए, पहले एक है तो बाद में 0 हो जाना चाहिए, 2 है तो हो सकता है कि 1 हो जाए,
3 है तो 2 हो जाए, 1 हो जाए, मतलब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाए, और अगर बाहर निकल गया है तो आप क्या बोलोगे उसको? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? यस सर। Then अगर हाँ सर अगर कॉम्प्लेक्स का अगर नेम लिखना हो इसी कॉम्प्लेक्स का, हाँ तो सर जो डाई अमीन है उसको डी से लेते हैं। क्या? तो जो अमीन ई एन है हमारा, ये जो देखिए लिगेंड, एथिलीन डाइएमाइन जो है ना वो ऑर्गेनिक लिगेंड है, तो क्या यूज करोगे? बेस। ठीक है, सर पहले जैसे डाई अमीन का लिखेंगे या वाटर का एक्वा आएगा? अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, एथिलीन ई आ रहा है, फिर एक्वा ए आ रहा है, तो पहले एक्वा लिखेंगे। इसका जो बीस है ना वो बी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाम से चेक करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ चलिए। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक और एग्जांपल्स नहीं, ठीक है इतना ही काफी है। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल आपको चेक करना है, पहले कम था, ज्यादा था तो कम हो जाना चाहिए, कम है तो ज्यादा हो जाना चाहिए, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। क्या? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था? पहले भी बताया था ना कि अगर मान लीजिए कि मेटल से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसको हम क्या बोल देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। Yes, sir. चलिए आ जाइए, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जैसे आ जाए तो आप बोल देना कि ठीक है सर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो है प्लैटिनम, और यहाँ पर है NH3 4, एक ये कॉम्प्लेक्स, और साथ में एक और कॉम्प्लेक्स है Cu। ठीक है, Cl4। देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक साथ ही है, एक कैटायन है एक एनायन है। अगर मैं, ध्यान से सुनिएगा, कैसे डिसाइड करोगे कौन निगेटिवली चार्ज है कौन पॉजिटिवली चार्ज है? तो ध्यान से सुनिए, इस पे -1 ऑक्सीडेशन वाला लिगेंड है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो इसको क्या बोल दोगे? क्योंकि क्लोरीन माइनस है और अमोनिया पे 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 0। तो आप क्या बोलोगे सर कि देखिए ये निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? पॉजिटिवली चार्ज। Positively डन? charged. अगर Yes, सर sir. क्लोरीन वाला पहले होगा? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनो, पहले होगा तो भी उस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। निगेटिव। कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत स्मार्ट मूव है ये। कैसे डिसाइड करोगे आप? कि देखो सर, यहाँ पे कॉपर जो है ना, लिगेंड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? लिगेंड चेक करेंगे। और यहाँ पे जो क्लोरीन है ना सर, इस पे एक निगेटिव चार्ज होता है एक क्लोरीन पे, तो पूरे पे कितना हो जाएगा? 4 निगेटिव। यानी कि इसका मतलब ये हुआ ना सर कि ये वाला क्या है? मेरा निगेटिवली चार्ज है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? मेरा निगेटिवली चार्ज है। तो अब बताइए दूसरा अल्टीमेटली अपने आप क्या पॉजिटिवली चार्ज होगा कि नहीं होगा? यस सर। बात समझ में आ गई? और आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि कैटायंस को, पॉजिटिव चार्ज को हमेशा हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड। अगर मैं ये वाला कॉम्प्लेक्स को उठा करके इधर लिख दूंगा तो क्या मेरा IUPAC के अकॉर्डिंग वो सही लिखूंगा क्या? नहीं। समझ गए ना? यहाँ पे देखो के और Cl-, तो जो निगेटिव है वो हमेशा राइट साइड होता है और पॉजिटिव हमेशा लेफ्ट साइड होता है। तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ पे दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट साइड। समझ गए आप लोग? राइट साइड नहीं लिख सकते। तो अगर आपको चार्ज डिसाइड करना होगा तो कैसे आप डिसाइड करोगे कि सर यहाँ पर CuCl4 जो है ना, इस पे सर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, तो उसका उल्टा दूसरे वाले पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? यस सर। लिख लीजिए इस बात को आप लोग। अब आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि सर देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का कुल मिला जुला के यही मतलब है कि यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। अब देखिए ये रहा प्लेटिनम, और इस प्लेटिनम से 4NH3 लिगेंड अटैच्ड है। और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पे कॉपर है, और यहाँ पर क्या है? 4Cl- लिगेंड अटैच्ड है। और इसका कहने का मतलब सुनिएगा,
कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि इस प्लेटिनम से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बना रहा है, अमोनिया बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इस वाले में 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया बना रहा है, ये रहा आपका एमाइन लिगेंड। समझ गए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. हुआ क्या, और साइमल्टेनियसली साथ में यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स था जो उसके बगल में था। तो Cl, ये रहा आपका Cl, ये रहा आपका Cl और ये रहा आपका C। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में यहाँ पे देखोगे अमोनिया प्लैटिनम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे में कॉपर को क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, तो ये इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, सॉरी लिगेंड बदल जाते हैं। होगा क्या वो देखिएगा। अगर मैं यहाँ पर एंड करके लिखने की कोशिश करूं दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्लैटिनम और इससे 4 क्लोरीन आके अटैच्ड हो जाएंगे और जो कॉपर था उसे अमोनिया आके अटैच्ड हो जाएगा। क्या बताइए, ध्यान से देखिएगा, क्या इनका लिगेंड सिर्फ एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया दूसरे वाले स्ट्रक्चर में। Yes, sir. Yes, sir. कॉपर से अमोनिया, अमोनिया से प्लेटिनम जो था वो एक्सचेंज हो गया, लिगेंड इनके दोनों के क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। अब बताइए क्या दोनों के केस में, आप यहां से यहां तक चेक करिए, आ जाइए। आप लोग चेक करोगे तो क्या मिलेगा, यहां से यहां तक इसमें और यहां से यहां तक इसमें। बताइए, एक प्लेटिनम 4 अमोनिया, एक प्लेटिनम और 4 अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कॉपर और 4 क्लोरीन, तो ये रहा एक कॉपर 4 क्लोरीन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. लेकिन Yes, उन sir. मेटल से जो लिगेंड अटैच्ड है उनका बदल गया। पहले प्लेटिनम से क्या अटैच था, अमोनिया था, तो अब कौन अटैच हो गया, क्लोरीन। और Chlorine. पहले क्लोरीन से, सॉरी कॉपर से क्लोरीन अटैच था, तो अब क्या हो गया दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अमोनिया। बदल गया कि नहीं बदल गया। Yes, sir. तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में जो रिलेशन आएगा उसको हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। Yes, sir. सर अगर इनका नोमेनक्लेचर करना हो। देखिए इनका नॉमेनक्लेचर मैं बताता, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मैं बता दूं। लेकिन फिर भी मैंने बताया नहीं। तो चलिए आ जाइए, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे आप लोग। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आप लोगों को टाइम देना होगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर प्लीज आप बाद में याद दिलाइएगा, मैं करवा दूंगा। ठीक है, कैसे करना है उसका एक हिंट दे देता हूं। एक बात बताइए कि यहाँ पर आपने देखा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव Yes, sir. आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. देखिए इस पे क्या हो रहा है आपका नेगेटिव चार्ज, तो उल्टा है, इस पे आएगा पॉजिटिव, और सबसे पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे फिर नेगेटिव वाले का। तो इसमें भी देखोगे कि सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर यहाँ पर भी लिगेंड का नाम, फिर मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही लिखना है, बात खत्म। समझ गए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. और यहाँ पे एक और ट्रिक है जो मुझे बताना है, तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा और मुझे याद दिलाइएगा कि सर इसका 2 से 3 एग्जांपल का आप नॉमेनक्लेचर मुझे बता दीजिए, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, Yes, sir. चलिए। उसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का बस लफड़ा है और कुछ नहीं है। सो एक दो और एग्जांपल दोस्तों, बस एक दो, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उम्मीद करता हूँ अब थोड़ा पेस रखेंगे। ये रहा आपका क्रोमियम NH3 6, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, कोबाल्ट C2O4 थ्राइस। एंड अब करूंगा क्या, इसको यहाँ भेज दूंगा और इसको यहाँ भेज दूंगा, एक्सचेंज हो जाएगा लिगेंड का। और एक्सचेंज का जब लिगेंड होगा तो अब ध्यान से सुनिएगा कि पहले वाले में क्रोमियम से अमोनिया जुड़ा हुआ था, तो अब क्रोमियम से कौन जुड़ जाएगा, C2O4 थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कोबाल्ट से ऑक्जेलेट जुड़ा हुआ था, तो अब क्या जुड़ जाएगा, अमोनिया जुड़ जाएगा। तो ये हो गया है आपका कोबाल्ट NH3 6। अब बताइए इनमें लिगेंड का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया, Yes, sir. इंटरचेंज
आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे कि भैया ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, इनका सिर्फ कोऑर्डिनेशन ना बदल जा रहा है, लिगेंड बदल जा रहा है, बस बात कर, ठीक है। यस Yes, sir. सर। चलिए अब यहाँ पे आप लोग एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये रहा आपका क्रोमियम, ये रहा NH3, ये रहा 6, और यहाँ पे क्या हो गया, क्रोमियम SCN, और ये रहा आपका 6। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एक काम करिए कि आप लोग ये इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाइए, तो बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बहुत आसान है, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अब उसमें क्या करोगे आप कि भैया पहले एक काम करो, क्रोमियम और क्रोमियम से चेक करो कि भैया यहाँ पे अमोनिया जुड़ा हुआ है, दूसरी बार थायोसाइनेट। तो पहले क्या करेंगे कि क्रोमियम से हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे, दोनों मेटल सेम है, ऑफ कोर्स सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस बदल दो आप, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, NH3 6 हो जाएगा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, क्रोमियम, अच्छे से क्रोमियम लिख देता हूँ, क्रोमियम से क्या जुड़ जाएगा आपका, SCN। मैंने सही लिखा है, नहीं गलत लिख दिया ना, LCN होगा, SCN होगा सर। इन होगा, फिर SCN, उसके बाद होगा है ठीक है, नेक्स्ट। SCN हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3 6। एक दूसरे के क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। डन, क्लियर। Yes, डन sir. चलिए बहुत बढ़िया, सो कोऑर्डिनेशन क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, एक और आइसोमेरिज्म है, वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी बात करेंगे हम लोग, Linkage isomerism. लिंकेज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। सो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अच्छा मैम आ गई होंगी, रहने देते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, यस सर। तब तक मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।